अभी सुना होगा, और एक बड़ा संगठन चलाते हैं और उस संगठन का नाम है राधा स्वामी संगठन। दरअसल में एक बड़ी अच्छी पंक्ति आपने आज तक अभी सुना होगा आपने कि आदमी जब भी सफलता की नई इबारत लिखता है तो उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक शर्मा जी। दीपक जी दरअसल में राधा स्वामी संगठन चला रहे हैं, 2010 से इस संगठन को वो चला रहे हैं। और आपको जान करके ये हैरानी होगी कि जितनी इनकी उम्र दिखने से नहीं लगती है उससे ज़्यादा तजुर्बा है इनके पास। और यही वजह है कि आज 1,68,000 वर्कर्स जो हैं वो इनके संगठन के साथ न सिर्फ जुड़े हैं बल्कि संगठन में दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये वो वर्कर हैं जो एम्प्लॉय हैं, यानी कि सैलरी बेस्ड वर्कर हैं। 22 राज्यों में इनका संगठन जो है वह फैला हुआ है, यानी कि अपनी व्यापकता को लिए हुए राधा स्वामी संगठन न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि राष्ट्रहित में भी काम कर रहा है। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका और आपके चैनल का, जो हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचने के कारण मदद नहीं हो पाती है, और आपका ये योगदान बहुत अच्छा लगा हमें। दीपक जी एक तो सबसे पहले आपके नाम की अगर व्याख्या करें तो आपका नाम ही है दीपक, यानी कि दीपक अंधेरे को हटा करके रोशनी देने का काम करता है, रोशनी जलाने का काम करता है। तो ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है दीपक? अभी 36वां साल हमने 18 दिसंबर को पूरा किया। तो बताइए, यानी कि लगभग 21 साल से आप 21 साल की उम्र में ही आपने काम की शुरुआत? जी 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 21 साल से। तो कैसे मन में ये मतलब कहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए कि नहीं भाई मुझे लोगों के जो अंधेरा जिस लोगों के घरों में छाया हुआ है वहाँ मुझे दीपक जलाना है अपने नाम के अनुकूल? कहाँ से मोटिवेटेड हुए आप? ये 2007 से हम कार्य क्षेत्र में बाहर हैं। टीचर का पोस्ट भी, मतलब सरकारी टीचर भी हम थे, उसको हमने रिजाइन मारा। इसलिए मारा कि मतलब हम टीचर रह के केवल अपने क्षेत्र को ही ठीक कर सकते थे। लेकिन जब हम गांव में घूमते थे, जब ट्यूशन पढ़ाने की हमारी बात आती थी, तो बहुत सारे कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले लोग मतलब नहीं चाहते हैं कि सब लोग पढ़ लें या पैसे वाले ही पढ़ें। हमने उस समय से ये शुरुआत किया, 2007 से ही साक्षरता मिशन हमने चलाया और 1 रुपये प्रतिदिन में हमने पढ़ाने का शुरुआत किया। उस समय 1 रुपये वाला टीचर के नाम से लोग हमको करने के 1 रुपया वाला टीचर है, 1 रुपया वाला टीचर, ऐसा बोला हम लोगों उन लोगों ने। उसके बाद 2010 में चूँकि सबसे बड़ा हमारा मतलब इस शुरू करने का हमारा मिशन ही रहा, हमारी अपनी बहन नहीं है, तो जब हम रक्षाबंधन के दिन जाते थे कहीं तो काफ़ी हमको अपने आप में उदासी महसूस होती थी। लोग कहते भी थे कि आज इसके हाथ में राखी नहीं है, कुछ लोगों ने तो कमेंट भी किया। और हमने उस दिन से ठान लिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में हमसे ज़्यादा बहन किसी की नहीं होगी। उसी का दिन है कि 4,23,000 बहनों का कन्यादान के लिए हम हर महीने पैसा उनको जमा करते हैं। अभी से अभी तक कितनी शादियां कराई हैं आप? अभी तो शादियां बहुत हो गई हैं, मतलब हजारों में शादियां हो गई हैं। हर कोई ऐसा दिन नहीं है जो 100, 200, 400 शादियां हमारे द्वारा नहीं कराई जा रही है। हम लोग जिस समय हमारे यहाँ जो सदस्य बनते हैं उस समय से हम लोग हर महीने पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं बिटिया के नाम पर। जब भी बिटिया बड़ी होती है, अपना 21 साल का उम्र होता है, वो उसका पैसा का उपयोग हम कर लेते हैं। ये तो आपने अपने विषय में बताया, राधा स्वामी संगठन आखिर में है क्या, इसका क्या उद्देश्य है और क्या सोच करके आपने इसकी स्थापना? राधा स्वामी का स्थापना हमने एक ही सोच से की थी कि जब भी किसी व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक जरूरत पड़े उस समय हम उसकी मदद कर पाएँ। 2-3 चीज़ों में लोगों की आर्थिक ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी बिटिया की शादी हो, किसी बच्चों को पढ़ाना हो, घर बनाना हो, इसमें उनको आर्थिक आवश्यकता होती है। राधा स्वामी संगठन उस समय उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलाती है। यहाँ तक कि हम लोग उनके मतलब 50% से लेकर 80% तक का आर्थिक सहयोग उनको करते हैं, चाहे उनका शादी हो या गाड़ी खरीदनी हो या घर बनाना हो। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जानवे चले थे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो दीपक जी जैसा बता रहे हैं कि आप लगभग 20-21 साल की उम्र में आपने शुरुआत की थी और फिर कैसे कैसे एक चेन आपने बनाया, और आपने बताया कि लगभग 1,68,000 अभी एम्प्लॉयड हैं आपके यहाँ, एम्प्लॉय हैं जो कि सैलरी बेस्ड है। जी। देखिए, सबसे पहले हम 2010 में संगठन की नींव डाले। 2010 से 2011 तक हमने कंप्यूटर साक्षरता मिशन चलाया पूरे झारखंड में। 11 से 12 हमने पूरे बिहार में साक्षरता मिशन चलाया कंप्यूटर का। 2013 से हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ा, पहले मैं अकेले ही काम करता था ये। उसके साथ 2013 में एक और व्यक्ति हमसे जुड़ा जो जूनियर दीपक ही है और हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। और उसके जुड़ने के बाद फिर हम लोगों ने और विस्तार किया, अपना काम में हमारा सहयोग मिलने लगा
और आज 22 राज्यों में, भारत के 22 राज्यों में हमारे 1,68,000 एम्प्लॉयड हैं जिनको हम लोग सैलरी देते हैं हर महीने। बाकी तो ऐसे टेम्प्रोरी जो हमारे वर्कर हैं, टेम्प्रोरी जो वर्कर्स हैं वो तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 1,68,000 हमारे पेड एम्प्लॉई हैं सर, जो उनका काम ही होता है कि आप हमारे जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव में कोई भी बिटिया की शादी होती है या कोई भी घर बना रहा हो या कोई भी गाड़ी खरीद रहा हो, उसको हमारी योजनाओं के बारे में आप बताएं और उनको लाभ दिलाएं। दीपक जी, मतलब ये एक संस्था थी, देश में कई संस्थाएं थी, जिसमें एक सहारा का हम नाम लेना चाहेंगे। तो क्या सहारा के पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं कि पूरे देश में एक चेन बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय देना है? देखिए सर, हमारा है सहारा भी अच्छी कंपनी थी, भले जिस कारण से उसको ये दिक्कतें झेलनी पड़े, हो सकता है कोई चूक उससे हुई होगी। सहारा भी हमारे मन से, बाकी लोग जो लोग कहें, सहारा श्री का जो उद्देश्य था बहुत अच्छा था, किसी कारण से उनको दिक्कत हुआ। हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें क्या था कि मतलब कुछ उन्होंने काम किया जो इलीगल वर्क था, जो बाद में पकड़े भी गए। तो हम लोग जो भी काम करते हैं कानून के दायरे में रख के करते हैं, और उसके लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग संस्थाएं भी हम बनाए हुए हैं जो कानूनन पंजीकृत है हमारी, और उससे हम लोग काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। मुख्यमंत्री प्रशांत सिंह की सरकार जनता की सरकार थी, है और रहेगी। और इनकी प्रॉमिसेस एक से एक सैकड़ों योद्धा खड़ा कर चुके हैं हम। यादों से वजीर को मात देने की हिम्मत तुम ही कर सकते हो। कानूनन पंजीकृत है हमारी, और उससे हम लोग काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। दीपक जी, भी आपने बताया बातचीत में ही कि झारखंड से आपने शुरुआत की इसकी। जी। तो बेसिकली आप रहने वाले झारखंड के हैं? जी, हमारा जन्म गढ़वा जिला में ही हुआ सर, और सबसे पहले हम 10 और 11 में वहाँ एक पारा टीचर एक चलता था बहुत पहले, अभी भी है पारा शिक्षक में हमारी बहाली हुई। उसके बाद हम शिक्षा क्षेत्र में आ गए। 1 साल हमने पूरा गढ़वा जिला को, और पलामू भी उसमें आ जाता है, पलामू का भी कुछ हिस्सा हमने कंप्यूटर साक्षरता मिशन में हमने शुरुआत की। और हर बच्चा, जो बच्चा कंप्यूटर छूने से डरता था कि हम माउस छुए वगैरह वगैरह, सभी बच्चे को उस समय हमने नाम लिखना सिखाया कंप्यूटर पे 2011 में। जी, और केवल 1 रुपया रोज, मतलब आप अगर 30 रुपया भी खर्चा करते हैं तो आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। कैसे करते थे आप? इसके लिए हमारा टीम था लगभग मोटा मोटी मान के चलिए हर ब्लॉक में हमने एक टीचर की व्यवस्था की थी, और उस टीचर का काम था कि हमने इंस्टीट्यूट में जा के हम उनको सिखाए। उस समय चूंकि आप जान रहे हैं कि झारखंड में लाइन की उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो हम जनरेटर भी साथ में ले जाते थे, कंप्यूटर भी साथ में ले जाते थे, और सारा वहाँ सेटअप लगता था और प्रैक्टिकल करा के हम जाते थे। दीपक जी, झारखंड से फिर बिहार की और आपने रुख क्यों किया? एक्चुअली बिहार से हमने बिहार हमारा ससुराल हुआ सर, बिहार में ही हमने शादी की, और चूंकि झारखंड में थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद यहाँ आने का हमारा ये रहा कि वहाँ पे कुछ जाति वगैरह ज़्यादा चलता है झारखंड में। मतलब हमारा उद्देश्य था कि हम इलेक्शन वगैरह भी लड़े, तो हम जिस जगह में हैं वहाँ रिजर्व है सीट, वो मतलब हम वहाँ से लड़ नहीं सकते हैं। तो हम सोचे क्यों ना ऐसा क्षेत्र देखा जाए कि जहाँ रिजर्वेशन इतना ना हो। तो फिर हम झारखंड से बिहार चले आए, और बिहार में ही आके यहाँ पे हमारी धर्मपत्नी का काफ़ी सहयोग मिला हमारे काम को करने के लिए, और उस समय से ही हम रह गए बिहार में ही। बिहार के विषय में तो कहा जाता है कि बिहार जातियों का गढ़ है, और अगर जातियों को परिभाषित करना है तो आप बिहार में आकर के कीजिए। झारखंड और बिहार में आप कितना अंतर समझते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि झारखंड में जब आप थे तो आप गांव-गांव जाते थे, जाकर के 1 रुपया पर डे, और अभी बिहार में जो मैं देख पा रहा हूं कि एक बड़ा अंपायर आपने यहाँ खड़ा कर लिया है। तो झारखंड और बिहार में आप क्या कंपैरेटिवली डिफरेंस समझते हैं? झारखंड और बिहार में बहुत अंतर है सर। बिहार के जो भी जाति चल रहा है, लेकिन समझदार लोग हैं यहाँ पे। झारखंड में क्या है कि कुछ वर्ग के लोग, नाम उनका नहीं लेंगे, वो समझते नहीं हैं। उनको समझाने के लिए आपको उन्हीं के लोगों को चाहिए। मतलब अगर वो चाहेंगे कि आप उनको समझाना चाह रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए आप उस वर्ग के खास लोग को पकड़ के लाइएगा, या उस वर्ग के खास लोग को अगर आप रखते हैं तभी वो आपके बात को मान पाएंगे, अन्यथा आप उनके सामने कुछ भी कहते रहिए वो उनको समझ नहीं पाते हैं। तो बिहार को ही कर्मभूमि बना लिया। हाँ जी, कर्मभूमि हमारा बिहार है, और ऐसे तो हम चूंकि भारतीय हैं, भारत में हमारा जन्म हुआ है, तो धीरे धीरे हम बिहार के साथ साथ 22 राज्यों में काम कर रहे हैं, और झारखंड में भी हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब लाभ देने में झारखंड में भी हमने कमी नहीं की है। जी।
क्योंकि अभी आपने कहा कि राजनीति में आपकी बड़ी दिलचस्पी है, तो राजनीति में आप किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं और राजनीति में दिलचस्पी आपकी क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, राजनीति में आने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमने एक विजन बनाया है। हमारा विजन है कि जब हमारी भारत सोने की चिड़िया रही है, शुरुआत में लोग कहा करते थे कुछ लोग आए इसका पंख ले गए, कुछ लोग आए इसका पैर ले गए, लेकिन हमने एक अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है कि मैं 2037 तक भारत को फिर से सोने का चिड़िया बनाऊंगा और एक भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। ये हमने प्रण लिया है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं। मतलब संगठन चला रहे हैं तो संगठन में आर्थिक आवश्यकताएं तो पूरी हमारी डोनेशन से ही होती हैं, लेकिन जब हम सरकार में आएंगे तो सरकार का एक अपना बजट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ इतने लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में है सर कि जिस दिन हम लोग आते हैं सरकार में, जिस दिन आएंगे या हमारे द्वारा सरकार चलेगी, होता है हम कुंजी बने, तो बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें या ऑल ओवर इंडिया की बात करें, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ सरकारी नौकरी नहीं होगी। सभी लोगों के घर में सरकारी नौकरी देंगे हम। जी, मुझे तो लगता है कि आप मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि भाई 2047 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनेगा और आप 2037 की ही कर। हाँ, 2037 तक सर, 2037 तक हमारे मैनिफेस्टो में है। और अगर पहले हमारी सक्सेस हो गई कहीं इलेक्शन में, अगर 2-4 लोग भी हमारे आ गए तो ये 34 में ही खत्म कर देंगे। मतलब 34 में ही सारा, मतलब पूरे भारत में कोई गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। पता नहीं कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, क्योंकि 1947 से पहले से ही गांधी जी जब थे, वो जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोगों ने एक ही नारा दिया कि भाई गरीबी हटाओ। फिर बाद में हुआ कि भाई गरीबी तो नहीं हट रही, अब गरीबों को ही हटाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, बिहार में नीतीश कुमार है, लेकिन उसके बावजूद गरीबी का लेवल तो वही है। आज भी विकासशील से विकसित की तरफ बिहार बढ़ नहीं पाया है। तो आपको लगता नहीं कि दीपक जी एक बड़ी चुनौती है आपके सामने? देखिए, चुनौतियां तो रहेंगी सर, सपना हमने बड़ा देखा है, लेकिन अभी तक हम देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वहां तक पहुंच ही नहीं पाई है। सब लोग बोलते हैं कि इतनी नौकरी कहां से मिल जाएगी, कितने लोग को क्या क्या पद बनाया जा सकता है। क्योंकि मैं उजागर नहीं करूंगा, मेरी प्लान चोरी हो जाती है। 2 राज्य हमारे प्लान को चोरी करके, मतलब राधा स्वामी के प्लान को चोरी करके अपना सरकार बना चुके हैं। उदाहरण मैं दे दूंगा, ऐसा हुआ जैसे झारखंड हो गया और मध्य प्रदेश हो गया सर। राधा स्वामी संगठन की एक योजना है मातृ सम्मान योजना, ये हमने 2010 में लॉन्च की थी और 2010 से कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं बोला। और जब 2023 में जब चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, बहना योजना उन्होंने लाया और वो योजना का ही फल है कि वहां पे अब उसकी सरकार है। अगर ये योजना नहीं आती तो इस बार वहां पे दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती। ठीक उसी प्रकार से झारखंड में आप देखे होंगे जो मैया सम्मान योजना उन्होंने किया, वो हमारा ही मातृ सम्मान था, हमारा मातृ सम्मान था सर। और 2010 से हम चल रहे हैं, लेकिन हमारा एक संगठन का एक लिमिट है, हमारे पास जितना पैसा है उतना ही हम माताओं को सम्मान दे पाते हैं। इन लोगों ने हमारे प्रोग्राम चुरा के ये अपना सरकार बनाया है। और एक अभी हमारे पास ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि मैं अगर आता हूं सरकार में तो पूरे भारत का हर घर में खोज के लोग को नौकरी दी जाएगी और आसानी से सबको, मतलब हर घर का आदमी ये बोलेगा कि हमारे यहाँ एक सरकारी नौकरी है। आप समझ सकते हैं कि अगर हर घर में अगर सरकारी नौकरी हो गया तो फिर तो कोई रहेगा ही ना गरीबी रेखा से नीचे। दीपक जी, पार्टी बनाए हैं आप? जी, पार्टी बनाए हैं हम लोग। राष्ट्रीय जन सरकार पार्टी हमारी है। राष्ट्रीय जन सरकार पार्टी? जी। तो ये पार्टी कभी नजर नहीं आई आप लोग फील्ड में, मतलब नहीं? एक्चुअली हम लोग पिछला बार चुनाव लड़े थे, हम भी लड़े थे, तो निर्दलीय ही लड़े थे। उसके बाद हमको लगा कि नहीं, निर्दलीय हम अकेले क्या कर सकते हैं, पार्टी बनाई जाए और चुनाव लड़ा जाए। तो हमने पार्टी बनाया है। और होता है कि 2025 वाला जो इलेक्शन आ रहा है बिहार का, 243 सीट से राधा स्वामी संगठन के कद्दावर लोग खड़ा हों और हमारे जो 4,25,000 सदस्य है पूरे बिहार में फैले हुए हैं। हो सकता है हम कहीं भी जीत ना पाए कहीं भी, क्योंकि हमारे जो है किसी विधानसभा में 10,000 है, किसी में 15,000 है, किसी में 5,000 है, उतना से चुनाव जीता नहीं जा सकता है।